जय हिंद दोस्तों। पिछला क्लास में आपने एपिडर्मिस तक पढ़ा था, ठीक है। एपिडर्मिस के बारे में फिर से मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं, ठीक है। देखिए, मानव की जो त्वचा है मुख्य रूप से दो परतें में पाई जाती है, ठीक है। पहला क्या था आपका एपिडर्मिस, जिसको अधिचर्म कहते हैं। दूसरा क्या था डर्मिस, जिसको चर्म कहते हैं, ठीक है। तो एपिडर्मिस के बारे में थोड़ा सा फिर से समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एपिडर्मिस के जितने भी परत होते हैं, एपिडर्मिस के टोटल कितने परत होते हैं, 5 लेयर होते हैं ना, 5 परत होते हैं। फिर उन पांचों के बारे में पढ़ना और लास्ट में फिर आपको डर्मिस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले एपिडर्मिस के बारे में समझते हैं ना। एपिडर्मिस को हिंदी में क्या कहते हैं, अधिचर्म कहते हैं। सबसे पहले इसमें यह जानना है कि जो अधिचर्म होता है, जो एपिडर्मिस जो होता है, ये एक निर्जीव परत है। निर्जीव किसको कहते हैं, जिसमें कि जीवन ना हो, उसी को निर्जीव कहते हैं ना। तो देखिए, ये निर्जीव परत क्यों है, जबकि मानव शरीर में है, जबकि मानव की शरीर में जितने भी अंग लगभग सब सजीव है। तो ये निर्जीव कैसे, ये जानना है। सबसे पहले ये देखिए, एपिडर्मिस जो है ये निर्जीव परत होती है और इसमें रक्त वाहिनियां नहीं पाई जाती, इसीलिए निर्जीव होते हैं। रक्त वाहिनियां किसको कहते हैं, रक्त मतलब जिससे होकर के ब्लड गुजरती है, यानी कि नस। तो ये जो एपिडर्मिस जो होता है, इसमें रक्त वाहिनियां नहीं पाए जाते हैं। जैसे ये हाथ का स्किन है ना, अगर इसको थोड़ा सा अगर आप आल्पिन से लेकर के इसको थोड़ा सा अगर क्रॉस कीजिएगा तो देखते हैं इसमें ब्लड निकलता है क्या, नहीं। पैर के जो नीचे वाला जो स्किन होता है, अगर उसमें अगर थोड़ा सा कुछ तक अगर उसको आल्पिन से अगर उसको थोड़ा सा क्रॉस करते हैं तो उससे ब्लड नहीं निकलता है ना, ठीक है। चलिए देखिए, ये निर्जीव परत होती है, इसमें रक्त वाहिनियां नहीं पाई जाती है, जिसके लिए ये निर्जीव होती है। और ये त्वचा का सबसे बाहरी परत होता है, स्किन का ये सबसे बाहरी परत होता है। कभी कभी देखते होंगे कि अगर हाथ में अगर किसी तरह का खोचर लग जाता है तो देखते होंगे कभी कभी ब्लड निकलता है। अगर ऊपरी भाग में हल्का सा खोचर लगती है तो ब्लड नहीं निकलता है, कभी गौर कीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, ये त्वचा का सबसे बाहरी परत होती है, ये परत जो होती है, यानी कि एपिडर्मिस जो है स्किन का सबसे बाहरी परत है। और ये परत जो होती है हमेशा घिसते रहती है और पुनः नई परत बनते रहती है। मैंने यहाँ लिख दिया है कि ये जो है बाहरी परत होती है, ये परत घिसती है और पुनः बनती है। ये सभी त्वचा घिसते है कि नहीं, फिर पुनः निर्माण हो जाता है। पैर का त्वचा जो है, हम जब चलते हैं तो उसमें घर्षण होती है ना, तो घर्षण की वजह से क्या होता है, वो परत वहां से क्या होता है, घिसती है। तो घिसने के बाद क्या होता है, ये पुनः बनते रहती है, ठीक है। यानी कि घिसती है और बनती है। आगे देखिए, इसकी मोटाई जो है शरीर के अलग अलग भागों में अलग अलग होती है। हाथ में इसकी मोटाई कुछ और है, यहाँ पे इसकी मोटाई कुछ और है, आंख के पलक में इसकी मोटाई कुछ और है, पैर के नीचे का जो भाग होता है वहां पे इसकी मोटाई कुछ और है। तो मैंने यहाँ स्पष्ट शब्दों में लिख दिया है कि इसकी जो मोटाई, यानी कि एपिडर्मिस की जो मोटाई होती है, शरीर के अलग अलग भागों में अलग अलग होती है, ठीक है। इसमें ब्लड नहीं पाया जाता, जब इसमें रक्त वाहिनियां ही नहीं है तो ब्लड कहां से पाया जाएगा, इसलिए मैंने लिख दिया कि इसमें ब्लड नहीं पाया जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें रक्त वाहिनियां नहीं पाई जाती है, जिसके लिए एक निर्जीव परत हो गई है। जब ब्लड ही नहीं है तो वो निर्जीव ही होगा ना, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो है एक मेलानिन नाम के कैरोटीन पाया जाता है, जो कि रंग प्रदान करने का काम करता है। स्किन को रंग प्रदान करने का काम आपका मेलानिन ही करता है, जो कि एपिडर्मिस में पाया जाता है। यही मेलानिन स्किन को रंग प्रदान करता है, जिससे पता चलता है कि कौन सा व्यक्ति गोरा है, काला है, श्यामला है, ठीक है। तो जिस भी व्यक्ति के स्किन में अगर मेलानिन कम है तो वो व्यक्ति ज्यादा गोरा दिखते हैं, चिकना दिखते हैं, और जिसमें मेलानिन ज्यादा होता है वो व्यक्ति काला दिखता है, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया कि मेलानिन जो है रंग प्रदान करता है। ये कैरोटीन युक्त कोशिकाओं से बनी होती है। किससे, कौन सी कोशिकाओं से बनी होती है, कैरोटीन युक्त कोशिकाओं से बनी होती है। और अधिचर्म एपिडर्मिस के जितने भी परत होते हैं, इसके टोटल 5 परत होते हैं, तो जितने भी अधिचर्म के परत होते हैं, यानी कि एपिडर्मिस के, सभी कैरोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है बाबू, कैरोटीन की बनी होती है। इसलिए इसे कैरोटीनोसाइट भी कहा जाता है, कैरोटीनोसाइट भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, एपिडर्मिस के बारे में इतना तब समझ गया। अब एपिडर्मिस का जो है भीतर से बाहर की ओर एपिडर्मिस के टोटल 5 लेयर पाए जाते हैं। कितने लेयर पाए जाते हैं, 5 लेयर पाए जाते हैं। पहला है आपका मेल्पिधी या अंकुरन स्तर, दूसरा है आपका स्पाइनोस्टम, तीसरा है आपका ग्रेन्युलोसम स्तर, चौथा है आपका लिस्यूडियम और पांचवा है आपका कोरोनियम स्तर, ठीक है। तो एक एक करके बारे में इन सभी स्तरों के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अंकुरन स्तर के बारे में जानते हैं, ठीक है। अब ये देखिए क्या होता है, ये देखिए एपिडर्मिस का ही भाग है, एपिडर्मिस की ही लेयर है ये, ठीक है। एपिडर्मिस के टोटल कितने परत होते हैं, 5 परत होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अंकुरन स्तर, ये जो है सबसे भीतरी स्तर होता है। एपिडर्मिस, मान लो कि ये एपिडर्मिस है, ठीक है, ये एपिडर्मिस है। इसके टोटल कितने परत, 5 परत है। एक हो गया, ये 2 3 4 और ये 5 परत हो गए, ठीक है।
तो ये एपिडर्मिस की सबसे भीतरी परत होती है, सबसे भीतरी स्तर होती है, यानी कि यहाँ वाला ये वाला भाग होता है। कौन सा? ये वाला भाग आपका क्या है? अंकुरन स्तर। ऊपर वाला नहीं, सबसे नीचे वाला भाग आपका क्या हो गया? अंकुरन स्तर। ठीक है। अब जो कि डर्मिस, डर्मिस का मतलब क्या होता है? चर्म, है ना। एपिडर्मिस का मतलब अधिचर्म। जो डर्मिस की जो आधार कला होता है, बेस जो होता है, जैसे अब ये आपका एपिडर्मिस हो गया। अब इसके नीचे आपका डर्मिस स्थित होता है। मान लो ये डर्मिस है आपका, क्या है? ये डर्मिस है। यहां से आपका क्या? ये डर्मिस हो गया आपका। ठीक है। और ये एपिडर्मिस है। तो ये जो डर्मिस है, ये डर्मिस का जो सबसे ऊपरी भाग जो है, ये ऊपरी भाग से चिपका होता है। कौन? अंकुरन स्तर। यहां से ऊपर आपका क्या हो गया? एपिडर्मिस। और ये क्या हो गया? डर्मिस। तो इन दोनों के बीच में ही ये स्तर, यानी कि ये वाला लेयर पाया जाता है। ठीक है, अंकुरन स्तर। यहां मैंने लिख दिया कि आधार कला से ये क्या होता है? चिपका होता है। क्या होता है? चिपका होता है, यानी कि दोनों को एक दूसरे से चिपकाए रखने का काम, यानी कि एपिडर्मिस और डर्मिस को चिपका करके रखने का काम आपका यही अंकुरन स्तर करता है। ये मेलपीधी स्तर कहते हैं इसको। ठीक है। अब इसकी कोशिकाएं जो होती है स्तंभकार होती है। ठीक है, जो हमेशा विभाजित होते रहती है। विभाजित का मतलब क्या होता है? टूटते रहना, एक से दो बनते रहना, है ना। एक कोशिका टूट करके दो कोशिकाएं बनना, वही विभाजन होता है ना। तो इसकी जो कोशिकाएं होती है स्तंभकार होती है। क्या होती है? स्तंभकार होती है, जो हमेशा विभाजित होते रहती है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? जो विभाजित होती है वो नई परतें बना करके बाहर की ओर उभरी हुई रहती है। क्या होती है? बाहर की ओर उभरी हुई रहती है। ठीक है, जिसे रेटेड स्पेक्स कहते हैं। यानी कि जो आपका अंकुरन स्तर में जो कोशिकाएं पाई जाती है वो क्या होती है? हमेशा विभाजित होती रहती है और नई परत, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? नई परतें बना करके वो बाहर की ओर उभरी हुई रहती है। तो जो नई परत बन करके बाहर की ओर उभरती है उसी को रेटेड पैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटेड पैक्स। याद रखिएगा, क्या कहते हैं? रेटेड पैक्स। ठीक है। अब देखिए, अब यही रेटेड पैक्स जो होता है, जो बार बार कोशिका विभाजन होने के बाद जो नई परत बाहर की ओर उभरती है, यही रेटेड पैक्स क्या करता है? एपिडर्मिस और डर्मिस को आपस में चिपका करके रखता है। ठीक है, दोनों को क्या करता है? आपस में चिपका करके रखता है, यानी कि वो बीचों बीच पाया जाता है। डर्मिस और एपिडर्मिस के बीच में ही पाया जाता है। देखते हैं, जब दो चीज को आपस में सटाते हैं तो बीच में गम होता है, गोंद होता है ना। और फेविक्यूल मान लो, तो फेविक्यूल को बीच में रखते हैं दो। जब अब मान लो कि हम दोनों हाथ को अगर चिपकाना है फेविकोल से, तो फेविकोल इसके बीच में होगा। तो ये मान लो फेविकोल का काम करता है, जो कि एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों को चिपका करके रखता है। ठीक है। अब इस परत में मेलानोसाइट तथा मैकल्स कोशिकाएं पाई जाती है। इसी मेलानोसाइट से आपका मेलेनिन बनता है और यही मेलेनिन रंग प्रदान करता है तथा पाराबैंगनी किरणों से बचाने का काम करता है। यूवी रे, पाराबैंगनी, सूर्य से निकलने वाली जो पाराबैंगनी किरण होता है मानव शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। उससे चर्म रोग नाम की बीमारी हो जाता है। तो उस किरणों से बचाने का काम आपका मेलानिन ही करता है। मेलानिन केवल रंग प्रदान नहीं करता है, बल्कि पाराबैंगनी किरणों से भी बचाने का काम करता है। ठीक है। अब देखिए, जिसके शरीर में ज्यादा मेलानिन होगा वो काला होगा। तो जो जिसमें ज्यादा मेलानिन होता है ना, पाराबैंगनी किरणें उन लोगों के शरीर पे कम इफेक्ट करता है। और जिसमें मेलानिन कम होता है वो व्यक्ति ज्यादा गोरा होते हैं, तो उसको कैंसर की खतरा ज्यादा होती है ना। ये आपका मेलानिन की वजह से। आगे देखिए, मैंने यहाँ लिख दिया यूवी किरण, यानी कि पाराबैंगनी किरणों से बचाने का काम करता है। चलिए, आपका एपिडर्मिस का पहला स्तर खत्म हो गया। दूसरा आपको पढ़ना है स्पाइनोसम स्तर। तब तक आपका एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब देखिए, एपिडर्मिस का दूसरा स्तर है आपका स्पाइनोसम। अब स्पाइनोसम के बारे में पढ़ना है। ये जो है अंकुरन स्तर की बाहर पाई जाती है। जैसे अभी पीछे आपने पढ़ा था अंकुरन स्तर, मान लो ये है, तो इसके जस्ट ऊपर ये पाया जाता है। ठीक है। आगे देखिए, ये अंकुरन स्तर की बाहर पाया जाता है, जिसे स्पाइनोसम स्तर कहा जाता है। यही स्पाइनोसम जो होता है एपिडर्मिस को मजबूती प्रदान करता है। एपिडर्मिस को क्या प्रदान करता है? मजबूती प्रदान करता है। ये स्तर अगर नहीं होगा तो एपिडर्मिस को मजबूती प्रदान करने वाला कोई नहीं होगा। तो स्पाइनोसम का काम क्या होगा कि एपिडर्मिस को ये मजबूती प्रदान करता है। क्या करता है? एपिडर्मिस को मजबूती प्रदान करता है। और ये कहाँ पाया जाता है? तो अंकुरन स्तर के जस्ट ऊपर में पाया जाता है, यानी कि बाहर की ओर पाए जाते हैं। ठीक है। इसमें जो है डेंट्रिक नाम की कोशिकाएं पाई जाती है, जो सूक्ष्म जीवों का भक्षण करती है ना। त्वचा भी बहुत सारे सूक्ष्म जीवों का भक्षण करती है, यानी कि उसको मारती है। तो मारने का काम आपका स्पाइनोसम स्तर ही करता है, जो कि क्या करता है? एपिडर्मिस को मजबूती भी प्रदान करता है, तथा इसमें जो कोशिका पाई जाती है डेंट्रिक सेल,
ये क्या करता है, सूक्ष्म जीवों का भक्षण करती है, ठीक है। स्पाइनोसम आपका खत्म हो गया। अब तीसरा आपका ग्रेन्युलोसम स्तर, इपिडर्मिस का तीसरा स्तर है आपका ग्रेन्युलोसम स्तर। ये क्या करता है, देखिए ये स्पाइनोसम, ये जो स्पाइनोसम स्तर है जस्ट इसके ऊपर पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसमें जो है 5 से 6 कोशिकीय स्तर पाए जाते हैं। ये जो लेयर जो है ग्रेन्युलोसम, ये लेयर है, और इसी लेयर में 5 से 6 कोशिकीय स्तर पाए जाते हैं, यानी कि कोशिकाओं का स्तर पाया जाता है, ठीक है। वो ये इसका अलग स्तर नहीं होते, बल्कि कोशिकाओं के 5 से 6 स्तर पाए जाते हैं, जिसे ग्रेन्युलोसम कहा जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि स्पाइनोसम के जस्ट ऊपर एक कोशिकाओं के 5 से 6 लेयर पाए जाते हैं, यानी कि परतें पाए जाती है, उन्हीं परत को ही ग्रेन्युलोसम स्तर कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें जो है, इसमें कैरोटोहाइलिन नाम की प्रोटीन पाया जाता है। इसमें कौन सा प्रोटीन भरा होता है, कैरोटोहाइलिन। ग्रेन्युलोसम स्तर में पूछा जाएगा कि ग्रेन्युलोसम स्तर में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो कैरोटोहाइलिन प्रोटीन भरा होता है, ठीक है। अब चौथा आपका ल्यूसिडियम स्तर। अब देखिए ये क्या होता है, ग्रेन्युलोसम स्तर के बाहर की ओर जस्ट इसके ऊपर कोशिकाओं की 3 परत पाए जाते हैं, 3 से 4 परत पाए जाते हैं, उन्हीं 3 से 4 परतों को ही ल्यूसिडियम स्तर कहा जाता है। कोशिकाओं की बनी होती है, किसकी बनी होती है, ये भी देखो कोशिकाओं की बनी हुई थी, 5 से 6 परतें, उन्हीं 5 से 6 परतों को क्या कहते हैं, ग्रेन्युलोसम। और चौथा जो आपका ल्यूसिडियम स्तर, ये जस्ट इसके ऊपर पाया जाता है, नहीं इसके बाहर की ओर पाया जाता है, और इसमें 3 से 4 कोशिकाओं की परतें पाई जाती है, 3 से 4 कोशिकाओं की क्या पाए जाते हैं, परतें पाए जाते हैं, जिसे कि ल्यूसिडियम स्तर कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए इनकी जो कोशिकाएं होती है, यानी कि ल्यूसिडियम स्तर की जो कोशिकाएं होती है, वो एलिडिन नामक लिपिड से भरा होता है। कौन सी लिपिड से भरा होता है, एलिडिन लिपिड से भरा होता है, ठीक है। इसका देखो, अब जो ल्यूसिडियम स्तर का जो कोशिकाएं होती है, वो मान लो ये कोशिका है, अब कोशिका में बाबू केंद्रक तो पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है ना, तो क्या होता है, जो इसके अंदर जो न्यूक्लियस पाए जाते हैं वो मर जाते हैं, क्या होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जब आप ही पता, जब ये मृत्यु हो जाएगा इसका केंद्रक का, कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस पाए जाते हैं वही कोशिकाओं का ब्रेन कहलाता है। जब आप उसका ब्रेन ही नहीं रहेगा तो पूरा शरीर उसका बेकार हो जाएगा ना, तो कोशिकाओं का न्यूक्लियस ही मर जाता है, ठीक है। तो जब ये मर जाता है तो ये जो कोशिकाएं होती है वो पारदर्शी हो जाती है। पारदर्शी मतलब क्या होता है, जिससे कोई भी चीज में अगर इधर से कोई चीज डालो तो उधर पार हो जाता है ना, कि अगर यहाँ से अगर पानी की प्रेशर डालेंगे तो इधर पार हो जाएगा, उसी को पारदर्शी कहते हैं ना। तो जब इसकी जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, मर जाते हैं, वो क्या होता है बाबू, उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के वजह से क्या होता है, ये पारदर्शी हो जाते हैं। ल्यूसिडियम स्तर की जो कोशिकाएं होती है क्या हो जाते हैं, पारदर्शी हो जाते हैं, इसलिए इस परत को जलरोधी कहते हैं। अब एक बात बताओ कि जीव जो हमारा है हमेशा भींगा हुआ रहता है, लेकिन कभी जीव भींगा हुआ, मान लो भींगा हुआ रहता है, लेकिन कभी जीव देखियो कि फूल करके बड़ा हो गया, नहीं होता है ना। लेकिन वही अगर हमारे शरीर के कोई भी अंग को, जीव को छोड़ कर कोई भी अंग को अगर पानी में ज्यादा देर तक भिंगो करके रखोगे तो वो फूलना स्टार्ट हो जाता है, नहीं फूलना स्टार्ट हो जाता है। तो वो फूलने का मेन रीजन क्या है, क्योंकि जो ल्यूसिडियम स्तर जो पाए जाते हैं, इसमें जो कोशिकाएं पाए जाते हैं, उन कोशिकाओं की केंद्रक मर जाती है। अब मरने की वजह से कोशिकाएं क्या हो जाती है, पारदर्शी हो जाती है, इसलिए जल उसमें पार हो जाती है, जल को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर लेता है, जिससे क्या होता है, त्वचा फूलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। पांचवा है आपका कोरेनियम स्तर। अब देखो ये जो है एपिडर्मिस का सबसे बाहरी परत पाया जाता है, यानी कि सबसे ऊपरी जो हमारे स्किन का जो ऊपरी है ना, सबसे बाहरी परत होता है, जो चपटी, पतली तथा निर्जीव होती है। कभी कभी देखिएगा जब छिलाएं तो उजला जैसा निकलेगा, उसमें ब्लड नहीं रहता। कभी कभी ऊपर अगर खुचर लगती है ना, मान लो कोई चीज से ऐसे अगर खोच लग गया तो देखोगे तो हल्का सा चमड़ी ऊपर वाला ना जब निकलेगा ना, उसमें ब्लड नहीं पाया जाता और बहुत पतला रहता है और वो निर्जीव होता है ना। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि जो एपिडर्मिस का जो सबसे बाहरी स्तर होता है, यानी कि जिसे कोर्नियम कहते हैं, वो एक निर्जीव कोशिकाओं का बना होता है ना। इसमें जो है कैरोटीन नामक प्रोटीन भरा होता है, कैरोटीन पदार्थ भरा होता है, ठीक है। क्या भरा होता है इसमें, कैरोटीन पदार्थ भरा होता है। अब देखो कुछ जीवों में जो एक कैरोटीन है, यही कैरोटीन क्या होता है, जमा होते चला जाता है, जमा होते होते तो सींग तथा खूड़ का निर्माण कर लेता है। सींग तथा खूड़, नाखून वगैरह देखते हैं ना, तो जानवर का खून होता है, पैर में सींग होता है, तो ये यही कैरोटीन इसी स्तर में यानी कि कोर्नियम लेयर में ही क्या होता है, वो जमा होते चला जाता है। जमा होते होते वो एक ठोस का रूप ले लेता है, जिसे सींग कह सकते हैं। जानवरों का खूड़ होता है ना, पैर में खूड़ होता है, इसी कैरोटीन के जमाव की वजह से होता है, ठीक है। देखो
हथेली तथा तालुओं में जो ये हथेली हो गया, तालु में जो आपका ये कोर्नियम अस्तर जो पाए जाते हैं हथेली तथा तालुओं में, वो क्या होता है, अधिक मोटा होता है। जैसे ये मोटा होता है, ये बहुत मोटा है, और ऊपर वाला देखो कोर्नियम कम मोटा है नहीं है ना, कम मोटा है, कितना पतला है, बहुत पतला है। आंख के जो पलक होता है उसका कोर्नियम बहुत पतला होता है। मैंने यहाँ लिखा है कि हथेली तथा तालुओं का जो कोर्नियम अस्तर होता है अधिक मोटा होता है। इसकी कोशिकाएं जो होती है, यानी कि हथेली तथा तालुओं की जो कोशिकाएं होती है वो लगातार ऊपर की ओर खिसकते रहती है। ये हमेशा बढ़ते रहता है, हमेशा बढ़ते रहता है, और फिर वो मर जाता है, और मरने के बाद वो क्या होता है, त्वचा से अलग होते रहती है, यानी कि त्वचा से वो हमेशा अलग होते रहती है, जिससे क्या होता है, त्वचा की सफाई होते रहता है। ठीक है, फिर से हथेली तथा तालुओं का जो कोर्नियम अस्तर होते हैं वो अधिक मोटा होता है। इसकी जो कोशिकाएं होती है वो लगातार क्या होता है, ऊपर की ओर खिसकते रहती है, जिससे क्या होता है, खिसकते रहती है, एनी टाइम वो खिसकती है, एनी टाइम वो जन्मता है ना, कि उसका जन्म होता है, और हमेशा वो मरते रहती है, जिससे क्या होता है, त्वचा की सफाई होती रहती है, नहीं कि त्वचा से वो अलग होती है। देखते हैं ना, कभी कभी ये छूटते रहता है, ये सब त्वचा वगैरह, हमेशा ये जन्मता है और मरते रहता है। ठीक है, यहाँ नोट में मैंने लिखा है कि जो इपिडर्मिस की जो बाहरी कोशिकाओं में जो निर्जीव कैरोटीन बनने की जो प्रक्रिया होती है, यानी कि ये अधिचर्म हुआ। ठीक है, अब इसके बाहर जो कैरोटीन जो जम करके, कैरोटीन मैंने क्या बताया कि कैरोटीन के जमाव से सींग तथा खूर का निर्माण होता है। तो बाहरी कोशिकाओं में जो निर्जीव कैरोटीन बनने की प्रक्रिया जो होती है उसको कैरोटीनाइजेशन कहते हैं, है ना। इसी कैरोटीनाइजेशन के कारण नाखून, बाल आदि का निर्माण होते हैं। ठीक है, तो ये आपका नाखून, बाल जो आपका कोरेनियम अस्तर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आपका इपिडर्मिस खत्म हो गया। इपिडर्मिस के 5 लेयर था, पांचों का खत्म हो गया। अब बच गया आपका डर्मिस। इसके बाद आपको डर्मिस पढ़ना है। ठीक है, चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब डर्मिस के बारे में समझिए। डर्मिस का हिंदी क्या होता है, चर्म। स्किन का दूसरा परत क्या आपका डर्मिस। ठीक है, देखो बाबू, जिस तरह डर्मिस की उत्पत्ति भ्रूण के एक्टोडर्म्स तथा मेटोडर्म्स से होती थी, उसी तरह इसका भी उत्पत्ति जो है भ्रूण के मेसोडर्म्स से होती है। ठीक है, ये जो डर्मिस जो है ये इपिडर्मिस से 2 से 3 गुना अधिक मोटा होता है। ठीक है, 2 से 3 गुना अधिक मोटा होता है। देखते हैं चमड़ा से, यानी कि स्किन से रबड़, बेल्ट वगैरह बनाए जाते हैं, तो आपका ये आपका डर्मिस से ही बनाया जाता है, क्योंकि इपिडर्मिस से इसलिए नहीं बनाया जाता है कि इपिडर्मिस काफी पतला होता है। ठीक है, तो जानवरों की जो चमड़ी से वगैरह रबड़, बेल्ट, बैग वगैरह जो बनाए जाते हैं वो आपका डर्मिस ही होता है। ठीक है, इपिडर्मिस इससे काफी पतला होता है, इसीलिए इपिडर्मिस का कोई भी औद्योगिक चीज में उसका यूज नहीं होता है। इसमें रक्त वाहिकाएं, रोम पुटक, श्वेत ग्रंथि मतलब क्या, स्वीट ग्लैंड, जिससे पसीना का निर्माण होता है, तथा अन्य संरचनाएं पाई जाती है। इसी डर्मिस में ही आपका श्वेत ग्रंथि पाए जाते हैं, जो पसीना निकलता है वो, तो पसीना का जो थैली होता है, यानी कि स्वीट ग्लैंड जो होता है, श्वेत ग्रंथि, वो आपका डर्मिस में ही पाए जाते हैं, जो कि पसीना का निर्माण करते हैं। वो ब्लड के संपर्क में नहीं होता है। ग्लैंड यानी कि ग्रंथि नामक चैप्टर में आप देख लीजिएगा, है ना, जो भी ग्रंथि एंजाइम से भरा होता है वो ब्लड के कांटेक्ट में नहीं होता है। जैसे पसीना कितना निकलता है शरीर से, तो क्या पसीना के साथ कभी ब्लड आता है, नहीं आता है। तो कह सकते हैं कि जो श्वेत ग्रंथि होता है, यानी कि पसीना जो है वो ब्लड के कांटेक्ट में नहीं रहता है। ठीक है, जिस थैली में हार्मोन भरा होता है, जिस ग्लैंड में हार्मोन भरा होता है, वो ब्लड के कांटेक्ट में होता है। ठीक है, अब देखिए, यही एपिडर्मिस को औद्योगिक प्रयोग में जैसे वस्त्र, बैग, बेल्ट आदि इत्यादि बनाने में किया जाता है। ठीक है, इंसान का नहीं, ठीक है, जानवरों का। इंसान का डर्मिस से कभी भी कोई चीज नहीं बनाए जाते हैं। अब देखिए, इसके 2 लेयर पाए जाते हैं। पहला है पेपिलरी अस्तर। यह जो है, यह जो पेपिलरी अस्तर है, ये सबसे पतला अस्तर होता है डर्मिस का। ठीक है, ये एपिडर्मिस पर टिका होता है, ये एपिडर्मिस इसी पर टिका होता है। जैसे मैंने बताया था कि मान लो ये एपिडर्मिस है और ये क्या है, डर्मिस है। ठीक है, तो डर्मिस नीचे होता है, एपिडर्मिस ही सबसे ऊपर होता है, तो ये एपिडर्मिस जो है ना इसी पे रखा होता है, यही लेयर पे रखा होता है। ठीक है, आपका पेपिलरी स्तर पे ये रखा होता है, यानी कि टिका होता है। समझ आ गया। इसमें देखो कोलेजन तंतु, लचीले तंतु तथा रुधिर वाहिनियां पाई जाती है। रुधिर वाहिनियां मतलब नस जो पाए जाते हैं, ब्लड जिससे रक्त होकर गुजरती है, वो आपका पेपिलरी स्तर में ही पाया जाता है। और ये जो कोलेजन तंतु, ये शरीर को लचीला प्रदान करता है। देखते हैं, ये जो इतना लचलच जो करता है हमारे मांसपेशियां, ये जो लचीलापन जो त्वचा में होता है, वो आपका पेपिलरी स्तर में ही पाया जाता है। ठीक है, आपका ये कोलेजन तंतु, लचीले तंतु पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, डर्मिस का दूसरा लेयर है आपका जालिका स्तर। इसका 2 नाम है, इसको रेटिकुलर लेयर भी कहते हैं। ठीक है,
यह स्तर जो है थोड़ा पेपिलरी स्तर से थोड़ा ज्यादा मोटा होता है, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया यह स्तर मोटा होता है। इस स्तर को रेटिकुलर स्तर भी कहा जाता है, वो भी लिख दिया मैंने। इसमें देखो कोलेजन तंतु तथा इलास्टिन तंतु पाए जाते हैं जो रबड़ जैसा गुण प्रदान करता है त्वचा में, है ना। रबड़ के जैसा गुण प्रदान करने का काम कौन करता है? आपका कोलेजन तंतु तथा इलास्टिन तंतु, ठीक है। अब इसी भाग में रोम पुटिका, रोम जो हमारा निकला होता है, इस तरह रोम जो निकला होता है शरीर में, देखें रोम निकला होता है, तो रोम पुटिका जो है आपका जालिका स्तर में ही पाया जाता है, नहीं रेटिकुलर स्तर में पाया जाता है। तथा त्वक ग्रंथियां, बसा आदि जो भी स्तर होते हैं सब आपका जालिका स्तर में ही पाए जाते हैं, ठीक है। इसी अब आपका देखिए मानव त्वचा एवं उसकी परतें आपका समाप्त हो गया। एपिडर्मिस तथा डर्मिस दोनों भाग आपका ये समाप्त हो गया। ये आपका पार्ट 2 था, ठीक है। पार्ट 1 भी अब देख लीजिएगा, जो लोग नहीं क्लास में आ पाए हैं वो पार्ट 1 देख लीजिएगा, ठीक है। जय हिंद।